स्टूडेंट्स, तथ्य संकलन की एक प्रमुख प्रविधि प्रश्नावली पर हमारी चर्चा चल रही थी। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए जिन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नावली यानी क्वेश्चन आयर उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। क्या लाभ है प्रश्नावली विधि को अपनाने के, प्रश्नावली की टेक्निक को अपनाने के, इस पर भी हमारी चर्चा हुई थी। और लास्टली हमारी चर्चा चल रही थी कि प्रश्नावली कितने तरह की होती है, प्रश्नावली के क्या प्रकार है। बहुत सारी विधियों के बारे में, प्रकारों के बारे में हमने जाना था। जैसे प्रश्नावली संरचित रूप की हो सकती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर हो सकती है, प्रश्नावली बंद भी हो सकती है जिसमें उत्तरदाता को दिए गए ऑप्शंस में ही अपने उत्तर चुनने पड़ते हैं, उसे उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन कुछ प्रश्नावलियां ऐसी भी होती हैं जिसमें सम्मिलित होने वाले प्रश्न ओपन एंडेड होते हैं, खुले छोड़ दिए जाते हैं कि उत्तरदाता अपने विचार से, अपनी समझ से जो कुछ उसे समझ में आ रहा है उसको स्वतंत्र भाव से अपने उत्तर के रूप में व्यक्त करे। तो ऐसी प्रश्नावली खुली प्रश्नावली कहलाती है। कुछ प्रश्नावलियां तथ्य संबंधी होती हैं, यानी जिनका पर्पस विषय के बारे में यथार्थ को पता करना होता है, तथ्य को पता करना होता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो प्रश्नों की सूची बनाई जाती है वो तथ्य संबंधी प्रश्नावली कहलाती है। कई बार प्रश्नावली उत्तरदाताओं के मतों को जानने के लिए, विषय के संबंध में उनके क्या अपने विचार हैं, उनके क्या मत हैं, उनकी क्या अभिवृत्तियां हैं, इनको जानने के लिए जब प्रश्नावली बनाई जाती है तो वो मत संबंधी प्रश्नावली कहलाती है। इस प्रश्नावली का एक रूप है। ऐसी प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ साथ चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। चित्रों के प्रयोग से प्रश्नावली आकर्षक हो जाती है और समझने के लिए सहज हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नावली का प्रयोग ज्यादातर शिक्षित उत्तरदाताओं से तथ्य इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, लेकिन जब विषय की डिमांड ऐसी होती है कि उसमें ऐसे लोगों को भी निदर्शन में शामिल किया जाना चाहिए जो शिक्षित न होते हुए भी विषय की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके विचार महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं शोध विषय के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्नावली उनके लिए बनाई जाती है वो सचित्र प्रश्नावली होती है, ताकि वो सहजता से प्रश्न को समझकर उसका उत्तर दे सके। ज्यादातर बच्चों की मनोवृत्तियों और रुचियों का पता लगाने के लिए ऐसी प्रश्नावली प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि बच्चे चित्र देखकर आसानी से किसी बात को समझ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इस तरह के चित्र, इमोजी इसमें लगाए गए हैं विभिन्न एक्सप्रेशंस को व्यक्त करते हुए। जैसे क्वेश्चन है, अगर किसी उत्पाद के विषय में, किसी प्रोडक्ट के विषय में लोगों का सेटिस्फेक्शन जानना हो तो उसके लिए जो प्रश्नावली निर्मित की जाएगी वो इस तरह की होगी। प्रश्न पूछा जाएगा कि आप इस उत्पाद से कितने संतुष्ट हैं, क्या आप इस उत्पाद को रिकमेंड करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स और साथियों के मध्य कि हमने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। जैसे मान लीजिए किसी शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल किया आपने और उसका जैसा रिजल्ट रहा, कैसा रिजल्ट रहा, ये जानने के लिए इस तरह की प्रश्नावली इमोजी के साथ बनाई जाएगी, जिसमें हर इमोजी एक तरह के, अलग तरह के एक्सप्रेशन को व्यक्त कर रही है। जैसे
एक्सट्रीमली अनसेटिस्फाइड, अगर कोई उत्तरदाता उस प्रोडक्ट से असंतुष्ट है तो उसकी भावनाएं इस इमोजी में व्यक्त हो रही हैं। अगर वो असंतुष्ट है लेकिन एक्सट्रीमली नहीं, तो उसका एक्सप्रेशन इस तरह की इमोजी से व्यक्त हो रहा है। कोई उत्तरदाता अगर न्यूट्रल है, यानी वो कोई विचार इस संबंध में नहीं देना चाहता कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, तो उसकी अभिव्यक्ति इस इमोजी के माध्यम से हो रही। और जो संतुष्ट है उसे इस चित्र के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। और एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है उस प्रोडक्ट से, तो उसको इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो चित्र देखकर ही उत्तरदाता समझ जाता है कि उसे किस ऑप्शन पर टिक करना है। भले ही उसके अंदर पढ़ने की क्षमता ना हो, कोई अगर उसे प्रश्न समझा दे कि प्रश्न में ये पूछा गया, ये जानने की कोशिश की गई है, तो प्रश्न को जानकर समझकर वो चित्रों पर टिक लगाकर अपने उत्तर को दे सकता है। तो इस तरह की चित्रमय प्रश्नावली भी उपयोगी साबित होती है ऐसे उत्तरदाताओं से तथ्य प्राप्त करने के लिए जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जिनके लिए विषय को समझना थोड़ा कठिन हो रहा है, तो वहां पर चित्रों का सहारा लिया जाता है। तो चित्रमय प्रश्नावली भी प्रश्नावली का एक रूप है। लास्टली, प्रश्नावली का जो सबसे प्रचलित रूप है वो है मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनर। यानी ऐसी प्रश्नावली में जो प्रश्न रखे जाते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। वो सारे प्रश्न एक जैसे नहीं होते, सारे प्रश्न क्लोज्ड होंगे जरूरी नहीं है, सारे प्रश्न ओपन हो ये भी जरूरी नहीं है। अलग अलग तरह के प्रश्नों को मिलाकर ऐसी प्रश्नावली बनाई जाती है। यानी कुछ प्रश्नों में ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कुछ प्रश्न खुले रखे जाते हैं जिन पर उत्तरदाता स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका पर्पज तथ्य ज्ञात करना होता है, फैक्ट ज्ञात करना होता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य उत्तरदाता की मनोवृत्ति का पता लगाना होता है, उसकी रुचि का पता लगाना होता है। और ऐसी प्रश्नावली इस लिहाज से उपयोगी है क्योंकि जो सामाजिक राजनीतिक तथ्य होते हैं वो अपने आप में इतने कठिन होते हैं कि किसी एक तरह की प्रश्नावली निर्मित करके उन जटिल और कठिन सामाजिक स्थितियों के संबंध में तथ्य तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसीलिए शोधकर्ता के सामने विकल्प होता है कि वो जिस किसी भी तरीके से हो सके, यानी जैसे प्रश्नों का समावेश करने की आवश्यकता उसे प्रश्नावली में पड़े, वो उन सभी को एक साथ समाहित कर दे अपनी प्रश्नावली में। पर बस उसका एक ही होगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक सूचनाएं, प्रामाणिक विश्वसनीय सूचनाएं, तथ्य विषय के संबंध में उसे प्राप्त हो सके। और इस पर्पज में मिश्रित प्रश्नावली बहुत ज्यादा सहायक होती है और सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में सबसे ज्यादा प्रश्नावली के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि प्रश्नावली भी प्रश्नों की प्रकृति, विषय की प्रकृति और उत्तरदाताओं की विशेषताओं के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार भिन्न भिन्न तरह की होती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली जो प्रश्नावली है वो मिश्रित प्रश्नावली होती है, मिक्स्ड क्वेश्चन। अब लास्टली ये देखना है कि जो प्रश्नावली विधि है प्राथमिक तथ्यों के संकलन की, उसके दोष क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, प्रश्नावली के क्या लाभ होते हैं, क्या गुण होते हैं, इसके विषय में आप पहले ही जान चुके हैं कि किस तरह से शोधकर्ता के लिए शोध कार्य में सहायक होती है प्रश्नावली विधि। उसके समय और धन की बचत करती है, जटिल और गुणात्मक तथ्यों को एकत्रित करने में सहायक होती है, पूर्वाग्रह और पक्षपात से बचा जा सकता है शोध कार्य में प्रश्नावली विधि का प्रयोग
करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रश्नावली के कोई दोष नहीं है, उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं उसकी भी। क्या सीमाएं हैं? सबसे पहली सीमा तो ये है कि इस विधि का प्रयोग करने से जो निदर्शन के रूप में जिन लोगों का चुनाव किया जाता है, वो निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण होंगे, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं होता? क्योंकि प्रश्नावली विधि के प्रयोग की पूर्व आवश्यकता ये है कि इस विधि का प्रयोग केवल शिक्षित उत्तरदाताओं से ही तथ्य संकलित करने के लिए किया जा सकता है। जिसको पढ़ना लिखना आता होगा वही प्रश्नावली में अंकित प्रश्नों को पढ़ सकेगा, समझ सकेगा और तब जाकर उसका उत्तर दे सकेगा। तो ऐसी स्थिति में शोधकर्ता के सामने लिमिटेशन ये हो जाती है कि वो निदर्शन के रूप में ऐसे ही लोगों का चयन करे जो पढ़े लिखे। लेकिन तथ्य जानने के लिए अनपढ़ लोगों से भी कई बार सूचनाएं प्राप्त करनी होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जिनके पास औपचारिक रूप से लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन सामाजिक राजनीतिक विषयों के बारे में उनकी समझ बहुत अच्छी होती है और उनकी जो समझ होती है, उनका जो सुझाव होता है, वो शोधकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध हो सकता है। अब ऐसे लोगों से अगर सूचना एकत्रित करनी हो तो वहां पर प्रश्नावली विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहां पर अनुसूची का प्रयोग ही किया जा सकता है या फिर साक्षात्कार का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है कि अगर प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षित लोगों का निदर्शन के रूप में चयन किया जाएगा, और अगर सारे निदर्शन के रूप में चयनित लोग शिक्षित हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे समग्र का सही रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, पूरे जन समुदाय का सही प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि अगर किसानों के समूह से आपको कोई सूचना प्राप्त करनी है कृषि संबंधी किसी समस्या पर, किसी विषय पर, और आप प्रश्नावली विधि का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि जो पढ़े लिखे किसान हैं उनके मध्य प्रश्नावलियां वितरित करेंगे, उनको प्रश्नावली भेजेंगे। लेकिन जो अनपढ़ किसान है, ऐसा नहीं है कि वो कृषि संबंधी समस्याओं से वाकिफ नहीं है या उन्हें कृषि संबंधी विषयों की व्यापक समझ नहीं, तो उनके तथ्य भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन ये है कि प्रश्नावली के माध्यम से केवल शिक्षित किसानों से ही हम तथ्य इकट्ठा कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में अशिक्षित किसान जो महत्वपूर्ण निदर्शन हो सकते हैं विषय के लिए, जिनकी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन शोधकर्ता चूंकि प्रश्नावली विधि का प्रयोग कर रहा है, इसलिए ऐसे किसानों को निदर्शन के रूप में नहीं चुनेगा। दिक्कत यहाँ क्या आएगी कि पढ़े लिखे किसानों से जो जवाब मिलेगा वो हो सकता है कि पूरे कृषक समुदाय को सही तरीके से रिप्रेजेंट न करे। तो यहाँ पर जो तथ्य संकलित होंगे वो अधूरे होंगे और प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं है। तो ये लिमिटेशन है प्रश्नावली विधि कि इस विधि को अपनाने से शिक्षित लोगों को ही निदर्शन के रूप में चुना जा सकता है, अशिक्षित लोगों को नहीं। और जिन्हें निदर्शन के रूप में चुना गया है वो हो सकता है कि पूरे समुदाय का सही प्रतिनिधित्व न कर सके। इसके साथ साथ जिस विषय पर गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है वहां पर प्रश्नावली विधि बहुत कारगर नहीं होती, क्योंकि प्रश्नावली में जो प्रश्न रखे जाते हैं वो मोटी मोटी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए रखे जाते हैं। अगर किसी विषय का गहराई से अध्ययन करना है तो प्रश्नावली बहुत उपयुक्त नहीं है।
क्योंकि गहराई से किसी विषय का अध्ययन करने के लिए उत्तरदाताओं के जो शारीरिक हाव भाव है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो मनोभाव है, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनके जो आंतरिक मूल्य हैं, उनका अध्ययन किया जाना जरूरी होता है। और प्रश्नावली विधि के माध्यम से ये संभव नहीं होता, क्योंकि प्रश्नावली में शोधकर्ता और उत्तरदाता दोनों दूर दूर होते हैं। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता केवल प्रश्नों के उत्तरों पर डिपेंड करता है, उसे ये जानने का मौका नहीं मिल पाता कि उस विषय पर एक्चुअली लोगों की प्रतिक्रिया कैसी, मनोभाव कैसा। उस मनोभाव को हम कब जान सकते हैं? जब आमने सामने का साक्षात्कार होता है। हम किसी व्यक्ति से किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो कई बार वो बोलता है, लेकिन बोलने के साथ साथ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको भी शोधकर्ता रीड करता है कि व्यक्ति जो जवाब दे रहा है उस जवाब में संकोच है या स्पष्टता है, या अंदर कुछ और है, बाहर वो कुछ और बोल रहा है। इन चीजों को जानने का अवसर से साक्षात्कार में ही मिल पाता है, प्रश्नावली के माध्यम से नहीं मिल पाता। इस लिहाज से प्रश्नावली विधि गहन अध्ययन के उपयुक्त नहीं होती। व्यावहारिक दृष्टि से ये देखने में आता है कि प्रश्नावलियां भेजी जाती हैं डाक के माध्यम से उत्तरदाताओं के पास, लेकिन उत्तरदाता अक्सर प्रश्नावली भरने में रुचि नहीं लेते। अभी नहीं भरेंगे, बार बार रिमाइंडर भेजे जाने पर भी वो उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते। अगर शोधकर्ता उनके सामने होता तो वो बार बार उन्हें प्रेरित करता, लेकिन चूंकि वो दूर है, उसने डाक से प्रश्नावली भेज दी है, तो उत्तरदाता बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। बहुत सारे काम का बहाना लेकर या ये सोचकर कि इस प्रश्नावली को भरने से उन्हें क्या लाभ होगा, वो इसके साथ लापरवाही बरतते हैं और जवाब भी देते हैं तो वास्तविक जवाब नहीं देते, सही उत्तर नहीं देते। प्रश्नों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसका भी हर उत्तरदाता अलग अलग अर्थ लगाता है और अपने हिसाब से उत्तर देता है, जिसके कारण जो तथ्य संकलित होते हैं उत्तरों के रूप में वो भी बहुत विश्वसनीय नहीं रह जाते। शोधकर्ता उन पर विश्वास नहीं कर सकता कि वो तथ्य, वो उत्तर पूरी तरह सही है। प्रश्नावली विधि के प्रयोग की एक और बड़ी कठिनाई ये है कि शोधकर्ता के द्वारा जब प्रश्नावली बनाई जाती है तो हालांकि वो बहुत सावधानी बरतता है, लेकिन इसके बावजूद सर्वाधिक सटीक प्रश्नों का निर्माण करना बहुत कठिन होता है। ऐसे प्रश्न निर्मित करना जिसके अर्थ को हर उत्तरदाता समान रूप से समझ सके, ये एक बहुत मुश्किल कार्य है और हर शोधकर्ता की योग्यता इतनी नहीं होती कि वो ऐसे प्रश्नों का चयन कर सके, ऐसे प्रश्नों का निर्माण कर सके। इसलिए प्रश्नावली के माध्यम से, प्रश्नावली में वर्णित प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर प्राप्त होते हैं वो उत्तर शोधकर्ता के शोध कार्य के लिए उपयोगी नहीं भी हो सकते, क्योंकि जब प्रश्नों का गठन ही सही नहीं होगा तो उसके उत्तर भी सही नहीं आएंगे, और जब उत्तर सही नहीं आएंगे तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाएगा वो भी सही नहीं होगा। तो ये भी एक व्यावहारिक कठिनाई है प्रश्नावली विधि को अपनाने। क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली भरते समय मौजूद नहीं होता उत्तरदाता के सामने, कई बार ऐसा होता है कि उत्तरदाता को किसी प्रश्न को समझने में कठिनाई आती है, किसी शब्द को समझने में कठिनाई आती है, तो अगर शोधकर्ता वहां होता तो वो उसे समझा देता और सही उत्तर प्राप्त हो जाता। लेकिन क्योंकि प्रश्नावली डाक से भेज दी गई है, शोधकर्ता वहां मौजूद नहीं है, तो प्रश्न जिस रूप में उत्तरदाता की समझ में आते हैं उसी रूप में वो उनका उत्तर लिखकर भेज देता है। तो ये एक बड़ी कठिनाई है प्रश्नावली विधि के प्रयोग। प्रश्नावली में उत्तरदाता अपने उत्तरों को लिखता है, खासतौर से जो
ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। जो खुली प्रश्नावली होती है उसमें उत्तरदाता लिख कर प्रश्नों का जवाब देता है, और कई बार उत्तरदाताओं की लिखावट इतनी अस्पष्ट होती है कि जिसे समझना शोधकर्ता के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जब वो समझेगा नहीं तो उन्हें तथ्य के रूप में विश्लेषित कैसे करें। ये भी एक बड़ी कठिनाई। कुछ अन्य कठिनाइयां भी हैं जो प्रश्नावली विधि को अपनाने में आती है। जैसे इस विधि का प्रयोग बच्चों से संबंधित अध्ययनों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते कि वो लिखे हुए प्रश्नों को अच्छी तरह समझ सकें और उनका जवाब दे सकें। बच्चों से अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उनकी वही शारीरिक चेष्टाओं और उनके मनोभावों को जानकर अध्ययन किया जा सकता है। वहां पर प्रश्नावली बहुत उपयोगी साबित नहीं है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब बंद प्रश्नावली होती है, यानी प्रश्नों के साथ उत्तर के विकल्प दिए हुए होते हैं, तो अक्सर उत्तरदाता बिना सोचे समझे उत्तर के ऊपर टिक लगा देते हैं, चाहे उन्हें प्रश्न समझ में आया हो या ना। वो किसी भी उत्तर पर, किसी भी विकल्प पर अट रैंडम टिक लगा देते हैं। तो इस तरह टिक लगाने से वास्तविक तथ्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती। प्रश्नावली से जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसमें एक दिक्कत ये भी होती है कि शोधकर्ता के लिए अनुमान लगाना कठिन होता है कि किस उत्तरदाता ने जानबूझकर गलत सूचना दी है या किस उत्तरदाता ने लापरवाही के कारण गलत सूचना दी। तो ये सारी व्यावहारिक दिक्कतें, व्यावहारिक कठिनाइयां प्रश्नावली विधि को अपनाने में आती हैं। जो उसकी लिमिटेशन है, उसकी सीमा है, लेकिन इसके बाद भी प्रश्नावली विधि तथ्यों को संकलित करने में, प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने में बहुत सुविधाजनक होती है, क्योंकि ये अनावश्यक व्यक्तिगत प्रभावों से, शोधकर्ता के पक्षपात से मुक्त होती है। और चूंकि ना तो उत्तरदाता शोधकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और न ही शोधकर्ता उत्तरदाताओं को प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से जानता है, वो तो केवल उनके नाम का चयन करके उनके पास डाक के माध्यम से भेज देता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार सूचनादाता खुलकर उत्तर दे देते हैं, स्पष्ट उत्तर देते हैं, और कई बार आंतरिक सूचनाओं को भी प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रश्नावली वो शोध कार्य के लिए भर रहे हैं और शोधकर्ता से उनका कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हो जाती हैं जो बहुत गोपनीय होती हैं, बहुत आंतरिक प्रकृति की होती हैं, बहुत निजी प्रकृति की। ये लाभ है प्रश्नावली विधि। तो निष्कर्ष स्वरूप गुडे और हट के शब्द में कहा जा सकता है कि अनेक कमियों के होते हुए भी डाक प्रेषित प्रश्नावली अनुसंधान में बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। यानी प्रश्नावली का कोई दूसरा विकल्प नहीं। अनुसूची और साक्षात्कार जैसी प्रविधियां भी हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी भी कुछ सीमाएं हैं, जिनके विषय में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आशा है आपको प्राथमिक तथ्यों के संकलन की जो एक प्रमुख प्रविधि है प्रश्नावली, उसके विषय में विभिन्न पक्ष स्पष्ट हुए होंगे। किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं।